पंजाब की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं आप? आपने तो इतना करीब से देखा है, पंजाब बहुत घूमते हैं आप। पंजाब का क्या है कि एक तो यहाँ का इतिहास बहुत ही समर्पित इतिहास है। यहाँ मानवीय दोनों का जो होना चाहिए कॉमन आदमी में, वो यहाँ बहुत है। यहाँ मैं सोचता हूँ ये लंगर और पंगत की जो बात है, इसके कारण से भी लोगों में संस्कार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट, पार्टियों की बात मैं ना करूं, मैं जनरली कर दूं कि जब यहाँ कोई पार्टी होती है वहाँ कोई और होती है, जहाँ वहाँ कोई और होती है, यहाँ कोई और होती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में ये चलता रहता है कि जी सेंटर हमारी उस तरह से हेल्प नहीं करता, कम्बिनेशन नहीं बन पाता। आपको क्या लगता है इसका बेस्ट फार्मूला सर कौन सा है कि कोऑर्डिनेशन बेस्ट हो, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं? मैं सोचता हूँ ये समस्या नहीं है। समस्या ये कि हमारे दिल और दिमाग की है कि विकास में हमको राजनीति को इतना ज़्यादा हावी नहीं करना चाहिए, मिल करके स्टेट का विकास करना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। गैंगस्टर का इशू है, जहाँ हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान का यहाँ रहता है कि पंजाब को डिस्टर्ब करके रखो, डिसरप्शन करके रखो, वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कुछ पंजाब में हो रहा है। खालिस्तान आंदोलन हुआ, एक लंबे समय तक चलता रहा, और भी इसी प्रकार की कुछ गतिविधियां होती हैं जिसके कारण से यहाँ कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता। बाकी सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, केवल और केवल अगर इसको अच्छे ढंग से मेंटेन किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि ये जो इसकी धरती ने जो कुछ भी दिया है उसके कारण से बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। तो ये जो है ड्रग वाला रास्ता और इलीगल हथियार गिराने वाला जो रास्ता है, और लोगों को जिहादी बना करके तैयार करके यहाँ भेजना ताकि यहाँ किस प्रकार से अशांति फैल करके एक तरह से हम इसको कमज़ोर कर सकते हैं। और जहाँ युवा कमज़ोर होता है वो देश आज नहीं तो कल कमज़ोर हो जाता है। जो मैकॉले की थ्योरी थी, क्या ये उसके बीज बीजे हुए हैं? जो इंडिया की मतलब जो एक धरोहर थी उससे तोड़ा गया सब? निश्चित रूप से इंडिया को कॉलोनाइज नहीं किया उन्होंने, इंडियंस के, भारतीयों के माइंड को, दिमाग को भी कॉलोनाइज किया। क्या डीकॉलोनाइजेशन हो सकता है? ये आज चल रहा है कि टॉपिक है कि भाई डीकॉलोनाइजेशन होना चाहिए, माइंड का डीकॉलोनाइजेशन हो। देखो क्या है कि मैकॉले ने बहुत बुद्धिमानी से भारत के जो अतीत के संस्कार थे और जो हमारा पाठ्यक्रम और जो हमारी शिक्षा थी उससे उसको हटाने के लिए उसने एक तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो ही नौकरी लगेगी। भारत बहुत ही अमीर संस्कृति वाला देश है, पर पिछले दौर में हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डीकल्चराइजेशन हुआ। हमारी साइंस की एजुकेशन, हमारी इंजीनियरिंग हमारी लोकल भाषाओं में क्यों ना हो, पंजाबी में वो क्यों ना हो, वो राजस्थानी में, हरियाणवी में, जो भी तमिल में। तो ये जो बड़ी लैंग्वेज, जो जैसे मान लीजिए मेडिकल की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, वो सारी इंग्लिश में होती है। इसका सिलेबस तैयार हो सकता है। हमारे तरफ से अंग्रेजों ने बहुत समझदारी के साथ जितना भी तैयारी कराई है वो उन्होंने अपने लाभ के लिए और अपने राज्य को पक्का चलाने के लिए उनको जिन आदमियों की आवश्यकता थी उनको तैयार करने का काम किया। अगर आपकी लाइफ में आरएसएस या संघ ना आता तो जीवन ऐसा ना होता? निश्चित रूप से मैं इसमें कह सकता हूँ कि मेरे जीवन के संस्कारों के बारे में कि मुझे कहीं भी किसी भी दृष्टि से कभी डर नहीं लगता है कि यहाँ क्या होगा, क्योंकि मुझे उन ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला जो अपनी गोल्ड मेडल इंजीनियरिंग में करने के बाद एक जोला संघ का प्रचारक का लटका करके निकल गया घर से। क्या संघ का ही मतलब असर था कि आपको जब लगा अपना घर दान में दे दिया आपने? जयप्रकाश नारायण से आपके अच्छे रिश्ते थे? मेरे व्यक्तिगत समझ नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जब विद्यार्थी का भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार गुजरात वालों ने शुरू किया, फिर उसके बाद बिहार में गया, तो उस समय हम भी उसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। पॉलिटिक्स के बारे में तो परसेप्शन आजकल ये है ना कि पॉलिटिशियन तो कहता है आते हो क्या लेके आओगे, जाते हो क्या दे के जाओगे। आपने अपना घर दान दे दिया। देखो हम कोई बहुत बड़ा घर नहीं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मन की ये भावना थी कि गांव के, जिस गांव ने हमको इतना योग्य बना करके यहाँ से निकाला है, उस गांव के लिए, समाज के लिए अगर हमारा ये छोटा सा घर भी उपयोगी हो सकता है तो उसको देना चाहिए। इसका ऋण तो इसी गाँव का है जहाँ से हम खड़े हुए और बड़े हुए हैं, तो इसलिए दे दिया। तो घर में है ना लक्ष्मी ही बेटियां थी, 5 बेटियां आपकी, सबकी शादी हुई, बढ़िया सब सेटल हुई, पढ़ी। तो ये बताइए कि बेटियां कैसी ताकत होती हैं बंदे की? देखो मेरी इतने वर्षों की ज़िंदगी मैंने अनुभव किया है कि बच्चा शायद आपका इतना ख्याल नहीं रखेगा माँ बाप का जितना बच्चियाँ रखती है, चाहे वो कितनी दूर चली जाए। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8 ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3510 ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾत करते हैं गवर्नर साहब ना, स्वागत करते हैं ना। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका प्रो पंजाब आपका याद है। तो सर जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि पंजाब में बहुत गवर्नर रूल रहे हैं, 8 बार गवर्नर रूल लगा। पहला गवर्नर रूल आपको पता है केरल में लगा था। तो यहाँ पर गवर्नर को लोग ना बहुत ऐसे देखते हैं कि गवर्नर का ओहदा भी जैसे मुख्यमंत्री का ऐसे ही गवर्नर का है। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा सर, आप राजस्थान में भी रहे, आप MP भी रहे दिल्ली में, आप असम में भी रहे, क्या फ़र्क है मतलब पंजाब और इन स्टेटों में? देखो, क्या जो पंजाब के बारे में जो मैंने पढ़ा और सुना था, ये बहुत बहादुरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, जिन्होंने देश धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। और पंजाब फौज में भी हमेशा देश का अग्रणी राज्य रहा। बड़े से बड़े जो है ना हमारे फौज के अधिकारी यहाँ हुए हैं। आज भी फौज में बहुत बड़ी संख्या जो है ना वो पंजाबियों की है। और स्वतंत्रता के आंदोलन में भी पंजाब ने जो कुर्बानियाँ दी है, या तो इतनी कुर्बानियाँ बंगाल के लोगों की हुई या यहाँ की हुई। और मैं सोचता हूँ कि मुग़लों के आक्रमण को भी या तो राजस्थान ने सबसे ज़्यादा फेस किया या फिर पंजाब में। पर जो मैंने यहाँ के अनुभव किया है वो ये है कि ये जो पिछले कई सालों से ये विकास की गति को जैसी इसकी पूर्व में थी वैसी गति मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और उसका कारण जो है, जो मुझे समझ में आया, इसकी अस्थिरता है। यहाँ जो है ना समय समय पर जिस प्रकार के आंदोलन और जिस प्रकार का यहाँ एक्शन हुआ, और बॉर्डर का ही स्टेट होने के कारण से बॉर्डर से भी जिस प्रकार की गतिविधियाँ इस स्टेट को रोज़ फेस करनी पड़ रही है। और इसके कारण से ये पंजाब, जो कभी देश का नंबर 1 राज्य गिना जाता था जब हम स्टूडेंट थे, तब आज की तारीख में ये अपनी उस प्रगति को मेंटेन नहीं कर पाया, और कई बार तो ऐसा लगता है कि काफ़ी नीचे जा रहा है। तो इसका जो है कारण, अगर कोई किसी भी राज्य के विकास का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वहाँ अमन, चैन और शांति चाहिए। जैसे किसान आंदोलन हुआ, एक लंबे समय तक चलता रहा। खालिस्तान आंदोलन हुआ, एक लंबे समय तक चलता रहा। और भी इसी प्रकार की कुछ गतिविधियाँ होती हैं जिसके कारण से यहाँ कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता है। बाकी सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, केवल और केवल अगर इसको अच्छे ढंग से मेंटेन किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि ये जो इसकी धरती ने जो कुछ भी दिया है उसके कारण से बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। तो ये उसमें केवल और केवल सरकार की नहीं, जनता की और हम सब की भी ड्यूटी है कि अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है वो एक तरह से लोगों को विश्वास पैदा करे कि हमारे यहाँ अमन, चैन और शांति है, तो इसके विकास के 4 चांद लग जाएंगे। सर पंजाब की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं आप? आपने तो इतना करीब से देखा है पंजाब, बहुत घूमते हैं आप पंजाब, ताकत क्या है पंजाब? देखो, पंजाब का क्या है कि एक तो यहाँ का इतिहास बहुत ही समर्पित इतिहास है। यहाँ मानवीय गुणों का जो होना चाहिए कॉमन आदमी में, वो यहाँ बहुत है। यहाँ मैं सोचता हूँ ये लंगर और पंगत की जो बात है, इसके कारण से भी लोगों में संस्कार है। यहाँ के लोग अपनी बात और अपने पर चाहे जो कुर्बानी करने का यहाँ लोगों के अंदर जज्बा है। देश में जब 65 के युद्ध के समय में अनाज की कमी हुई, देश के प्रधानमंत्री जी ने जय जवान के साथ जय किसान का नारा किया,
तो मैं सोचता हूँ उसका जो अगर सबसे ज़्यादा किसने बहुत मुस्तैदी के साथ देश को अन्न से एक तरह से परिपूर्ण किया तो उसमें पंजाब है। तो पंजाब के लोगों में तो बहुत दम है, लेकिन उस दम का उपयोग जिस तरह से लेना चाहिए वो हम ले नहीं पाए हैं। तो क्षमता यहाँ पर्याप्त है, साधन यहाँ पर्याप्त है, प्रकृति ने यहाँ बहुत कुछ दे रखा है। हमारे पास पानी है, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास सब कुछ चीज़ें हैं। और इंडस्ट्री की दृष्टि से यहाँ के लोगों का जो माइंड है वो भी बड़ा कमाल है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी सरदार को अपनी फैक्ट्री में ज़्यादा समय तक रखना नहीं चाहिए, नहीं तो वो 1 घंटे में सारा काम सीख जाएगा तो वो अपनी नई मशीन बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका सब कुछ IQ और सब चीज़ है, और उसके कारण से इसने खेती की दृष्टि से भी दुनिया में जा कर के भी पैसा अर्जित करने की दृष्टि से बहुत अपने आप को सक्षम बनाया है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और शांति अमन चैन जिस प्रकार की चाहिए, लोगों को विश्वास हो कि यहाँ हम बहुत अच्छी तरह से अपने काम को कर सकते हैं, उसकी कमी के कारण से शायद ये सर आप तो पंजाब घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इतना एक्टिव गवर्नर कोई नहीं था पिछले समय में, आप बहुत एक्टिवली पंजाब घूम रहे हैं। जो आपने नशे के ऊपर खास तौर पर जो कार्यक्रम किया उसमें आपने क्या मतलब आप जो पल्स पकड़ी है आपने लोगों की जाके, वो पल्स क्या कहती है सर? देखो मैं क्या है कि मेरे से जो पूर्व गवर्नर थे उन्होंने सारे बॉर्डर पर विलेज कमेटियों का गठन किया था, जो लगभग 1500 विलेज कमेटियाँ थी। बॉर्डर को देखने की भी इच्छा थी और बॉर्डर के उस विलेज कमेटी के लोगों से मिलने की भी मेरी इच्छा थी। और बॉर्डर पर जो हमारी आर्मी है, जो हमारी BSF है, जो हमारी पुलिस है, उनका कॉम्बिनेशन आपस में किस तरह का है, किस तरह से वो काम करते हैं। तो वहाँ मैंने विलेज कमेटियों में 5 में से 3 जगह मैंने माता बहनें जो है ना बड़ी दर्द भरी आवाज़ में खड़ी होकर कहती है कि गवर्नर साहब और कुछ कर सको तो करना, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में लिखा है जैसे हम जिएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से छुड़ाओ। उसकी उस समय उस जो आँखों में जिस प्रकार की पीड़ा थी वो मेरे को बहुत छीट कर गई कि वास्तव में वो उसका परिवार जो है ना जिस प्रकार से बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। और उसने यहाँ तक कहा कि मेरे को मेरा बच्चा मारता है और मेरे को उसको तड़पते देखते तो उसको ला कर के देनी पड़ती है, तब जा कर के वो शांत हो जाता है। तो ये जो स्थिति है वो बड़ी वेदनापूर्ण स्थिति थी। तो मैंने सोचा कि इसको समझना चाहिए। तो उनकी ये बात सुन कर के फिर मैंने यहाँ सारे वाइस चांसलर को बुला के समझने का प्रयास किया, सर्व धर्म गुरुओं को बुला कर के समझने का प्रयास किया। मैंने सरकार के भी सब अधिकारियों को बुला कर के भी समझे कि भाई इसको मिल कर के हम कैसे जन आंदोलन बना सकते हैं। कानून तो अपना काम करेगा, कानून सजा भी देगा, कानून सब कुछ करेगा, लेकिन केवल और कानून से इस पर जो है ना हम अधिकार नहीं कर पाएंगे। और इसके कारण से इसको जन जागरण करना हमें और जनता को साथ लेकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और इसलिए फिर मैंने पैदल यात्रा के रूप में प्रारंभ किया। एक सर जैसे आपने कहा कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब है ना, तो बॉर्डर स्टेट के खतरे भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम देख रहे हैं ड्रग का इशू है चाहे, या फिर गैंगस्टर का इशू है, जहाँ हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान का यहाँ रहता है कि पंजाब को डिस्टर्ब करके रखो, डिसरप्शन करके रखो, वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कुछ पंजाब में हो रहा है। निश्चित रूप से क्या है कि पाकिस्तान ने युद्ध करके 2-3 बार देख लिया। 65 का युद्ध भी उसने देखा है, 71 का भी देखा है, 99 वाला भी जो कारगिल वाला देखा है। हर बार उसको मुँह की खा करके जाना पड़ा। तो उसके कारण से उसने सोचा कि मैं इस तरह से तो एक तरह से पंजाब को और भारत को कमज़ोर नहीं कर सकता। तो उसको ये जो है ड्रग वाला रास्ता और इलीगल हथियार गिराने वाला जो रास्ता है और लोगों को जिहादी बना करके तैयार करके यहाँ भेजना, ताकि यहाँ किस प्रकार से अशांति फैल करके एक तरह से हम इसको कमज़ोर कर सकते हैं। और जहाँ युवा कमज़ोर होता है वो देश आज नहीं तो कल कमज़ोर हो जाता है। तो उसने हमारी युवा पीढ़ी को कमज़ोर करने का ये तरीका ढूंढा है ड्रग का। और मैं सोचता हूँ कि पूरे बॉर्डर पर ड्रग पहले भी आता था, लेकिन अब जो ड्रोन के आधार पर जो ड्रग गिरा रहा है वो मात्रा में भी बहुत अधिक है। और हमारे सब प्रयत्न करने के बाद भी हम इसको 100% रोक नहीं पाए। तो आज भी आता है और ड्रग आता है, इसका मतलब केवल पाकिस्तान ही नहीं है, यहाँ कुछ लोग भी हैं
जो इस ड्रग के व्यवसाय में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं और बहुत अधिक एक तरह से अर्निंग कर रहे हैं। तो उसके कारण से वो भेज रहा है, अगर यहाँ लेने वाला कोई नहीं होता तो क्या भेजता। तो इसका मतलब ये है कि उसने कहीं न कहीं हमारे यहाँ की लोगों की कमजोरी को भी उसने तराशने का प्रयास किया है, और उसका भी जो खुफिया एजेंसी और बाकी जिस प्रकार से है वो यहाँ काम कर रही है। और इसके कारण से और हमारी बॉर्डर और बाकी स्टेट की बॉर्डर में फ़र्क है। हमारा बॉर्डर बिल्कुल आमने सामने है ना, इधर हम हैं तो उधर सामने वो दिख रहा है। बाकी जगह जो बॉर्डर है वहाँ बड़ी गैप है पॉपुलेशन की दृष्टि से, इधर की पॉपुलेशन उधर की पॉपुलेशन, हम बिल्कुल सटे हुए हैं। और उसके कारण से हमारे लोगों के एक तरह से पुराने संबंध भी थे, रास्ते खुले थे तो व्यापार के कारण से भी संबंध थे, सिल्क रूट था तो सर। एक तरह से उनके कईयों के शादी ब्याह इधर से इधर हैं, किसी न किसी कारण से आना जाना होता रहता था। ये तो जैसे जैसे अब ये जो बार बार की लड़ाइयाँ लड़ने के बाद और हमने अपनी फेंसिंग और बाकी सारे काम करने के बाद इसको रोका है। लेकिन अब फेंसिंग होने के कारण से व्यक्ति को आना तो आसान नहीं रहा, तो उसने ड्रोन के माध्यम से अपने काम को चालू रख रखा है। और वो ड्रोन इतनी बड़ी संख्या में आता है कि हमने बड़े ड्रोन को काबू कर लिया, क्योंकि वो दूर से दिख जाते हैं, हम उनको गिराने में और उनको कैप्चर करने में सफल हुए। तो उन्होंने अपनी टेक्निक बदली, हम अपनी टेक्निक बदलते हैं, वो अपनी टेक्निक बदल देते हैं। और उसके कारण से आज भी है ना एक तरह से ड्रोन से हमला हमारे बॉर्डर पर अधिकांश एरिया में हो रहा है। भले ही हम कितना ही ड्रग पकड़ लें, कितने ही हम हथियार पकड़ लें, लेकिन उसको 100% हम रोकने में सफल नहीं हुआ, कि बॉर्डर इतनी लंबी है। और हमारे एंटी ड्रग सिस्टम जो हमने डेवलप किया है वो अभी भी किया है। केंद्र सरकार ने हमको 9 पहले से दिए थे और 23 बाद में दिए, और यहाँ की सरकार ने भी 10 करोड़ इसी के लिए दिए। लेकिन फिर भी 100% 553 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे ड्रोन के सिस्टम को परफेक्टली रोकने में अभी तक उतना नहीं है। तो मैं सोचता हूँ उसके कारण से ये समस्या हमारे यहाँ हो रही है। फिर क्या है, जब ये व्यापार होता है तो काम तो कोई बहुत बड़ा आदमी करता है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। लेकिन इसके कारण से जो हमारा लोकल बच्चा है, जो आज बेरोज़गारी के कारण से, तो वो एक तरह से ड्रग को ले जाना और लाने का काम में अपना रोज़गार ढूंढ रहा है। तो एक तो वो उसने रोज़गार के कारण से अपने आप को किसी तरह से स्टैंड कर रहा है, और दूसरा जब रोज़ बेचता है लाता है तो स्वयं ने भी उपयोग करना शुरू किया। तो उसके कारण से हमारा जो नौजवान जो जिस प्रकार से इतने विकास में सहायता करता था, वो इस दृष्टि से आज कमज़ोर हुआ है। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट, पार्टियों की बात मैं ना करूं, मैं जनरली कर दूं कि जब यहाँ कोई पार्टी होती है वहाँ कोई और होती है, जहाँ वहाँ कोई और होती है, यहाँ कोई और होती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में ये चलता रहता है कि जी सेंटर हमारी उस तरह से हेल्प नहीं करता, कम्बिनेशन नहीं बन पाता। आपको क्या लगता है इसका बेस्ट फार्मूला सर कौन सा है कि कोऑर्डिनेशन बेस्ट हो, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं? तो मैं सोचता हूँ कि ये तो हमेशा होगा कि केंद्र में जो सरकार है वही राज्य में सरकार हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र की ये विशेषता है कि केंद्र में किसी भी सरकार ही राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार भी रह सकती है। पर मैं सोचता हूँ कि विकास की दृष्टि से दोनों को दिल और दिमाग बनाना चाहिए, कि विकास की दृष्टि से हमको उसको राजनीति के अखाड़े में नहीं डालना चाहिए। और विकास की दृष्टि से हम बिल्कुल, तो कई राज्य हैं, ऐसा तो यही नहीं है कि नहीं। अब दक्षिण के भी कई राज्यों में हैं, हमारी तो कभी सरकार आई नहीं है, ना कभी केरल में आई, ना तमिलनाडु में आई, ना कभी आंध्र में आई है, ना कभी तेलंगाना में आई। इसका मतलब कोई विकास नहीं रुका उनका, क्योंकि मिलकर चलने की आदत थी। कांग्रेस के समय में कांग्रेस की राज थी तो नीचे 2 कम्युनिस्टों का राज था, केरल में भी और बंगाल में भी, तो भी वो चलते रहे। तो मैं सोचता हूँ ये समस्या नहीं है, समस्या ये कि हमारे दिल और दिमाग की है कि विकास में हमको राजनीति को इतना ज़्यादा हावी नहीं करना चाहिए, मिलकर के स्टेट का विकास करना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विचार अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती है, पर देश का विकास और देश का हित दोनों के लिए एक ही होता है। उसमें कुछ कमी आई है ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। सर, एजुकेशन में आपका बहुत इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एजुकेशन स्किल बेस्ड नहीं है, तो बच्चे पढ़ते भी हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत बड़ी बेरोज़गारी पैदा हो जाती है। अगर एजुकेशन स्किल बेस्ड हो, या बहुत सारे और फार्मूले भी जिन पर आप बात करते हो, अगर आप उसके ऊपर बताएं कि एजुकेशन पर हमें कैसे
क्या ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन हमारी क्वालिटेटिव भी हो और एजुकेशन रोज़गार के साथ भी जुड़े? देखो क्या है कि केवल ये समस्या पंजाब में ही हुई हो ऐसा नहीं है। हमारे संपूर्ण देश में बच्चों को जिस तरह से पढ़ाई हमने कराई है, पहले बच्चा परिवार से ही सीख लेता था। सोनार का बच्चा अपने माता पिता के साथ ही कुछ न कुछ छोटा मोटा काम सीख लेता था। दर्जी है अपना कुछ न कुछ काम सीख लेता था। तो एक तरह से बढ़िया का बच्चा दुकान पर बैठ कर के अपना व्यवसाय कर लेता था। तो एक तरह से परिवार के व्यवसाय में हिस्सेदार था। धीरे धीरे हमने एजुकेशन का पैटर्न ऐसा बना दिया कि उसके कारण से बच्चा अपने रोज़गार से और श्रम से दूर हट गया, और उसके कारण से एक लंबे समय तक हमारा जो पाठ्यक्रम जिस तरह से बना है उसमें हमने स्किल पर इतना ध्यान नहीं दिया। जबकि बेसिक एजुकेशन जब गांधी जी के सपनों के आधार पर बनी थी तो उसका भी ध्येय यही था कि उस बेसिक एजुकेशन में उसको अपने सब काम भी आना चाहिए, ये उसका नोजो। पर वो धीरे धीरे वो खाली सिलेबस में रह गया, बच्चा उस तरह से तैयार नहीं हुआ। तो बच्चा और केवल पढ़ता इसलिए है कि मुझे कोई न कोई अच्छी नौकरी मिलेगा, मैं कोई कुर्सी टेबल पर बैठ करके ऑफिसर की तरह से काम करूँगा, ये उसके ध्यान में नहीं रहा कि केवल देश का विकास कुर्सी पर बैठ कर नहीं होता है। जो श्रम और पसीना बहाता है वो भी विकास का बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमने श्रम का अनादर करना शुरू किया। हमने खेती में काम करने वाले लोगों को हल्का क्वालिटी का माना, जबकि पहले हम खेती करने वाले लोगों को गांव का मुखिया मानते थे। जिसके पास बड़ी खेती हो, जिसके पास जानवर ज़्यादा होते थे, वो गांव का पटेल कहलाता था। तो हमने अपनी कल्चर को और एजुकेशन को ऐसी बना दी कि श्रम के प्रति अनादर पैदा हुआ, श्रम के प्रति देखने का दृष्टिकोण खराब हुआ, और उसके कारण से व्यक्ति छोटा और बड़ा समझने लगा। तो हर व्यक्ति ने सोचा कि जो कुर्सी पर बैठ करके और अच्छे सूट बूट पहन कर काम करता है वही काम कर पाता है। तो अभी ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है 2017 से लेकर 20 तक बराबर प्रयत्न करके, अब इसमें उन्होंने स्किल को उतनी ही प्रमुखता दी है और हर सिलेबस के साथ अब स्किल को जोड़ने का प्रयास किया। तो बालक केवल और केवल नौकरी की तरफ नहीं, तो अपना स्वयं का कॉन्फिडेंस हो कि मैं भी कुछ जो भी व्यापार कर सकता हूँ, जो भी काम कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं तो ये स्टार्टअप है, बाकी जो सारे के सारे फिट इंडिया है, कुक इंडिया है, ये जो सारे जितने प्रयोग किए हैं ये सब एक तरह से रोज़गार से जोड़ने के लिए और उस बच्चे की स्किल बढ़ाने का प्रयास किया। और हमको केवल और केवल हमारे उसी नहीं, दुनिया की प्रोग्रेस के साथ हमारा बच्चा कदम से कदम चलाकर आगे बढ़ सके, ताकि वो सब दृष्टि से एक तरह से अपने ज्ञान को बढ़ा सके। तो हमने स्किल को जो एक तरह से हीन भावना से देखा, उसके कारण से भारत जो एक है ना मल्टी एक तरह से औद्योगिक दृष्टि से इतने विकसित था, उस समय गुलामी में भी हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। वो यहाँ आकर के हम अपने बच्चों को अपने सिलेबस में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सके जो शिक्षा जो है संस्कार से भी और शिक्षा रोजगार से जुड़ सके। आपने सर कल्चर की बात की। भारत बहुत ही अमीर संस्कृति वाला देश है, पर पिछले दौर में हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डीकल्चराइजेशन हुआ। हमारे जो नई पीढ़ी है वो वेस्टर्न जो वैल्यूज़ हैं उनसे प्रभावित हुई। तो आप कैसे देखते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? देखो क्या है कि हमने देश की आज़ादी के बाद ही ये जो धर्मनिरपेक्ष का जो हमारे को एक जो भूत चढ़ गया था, किसी धर्म का पालन करना या उसके अनुसार अपने आप को जीना, ये कोई धर्मनिरपेक्षता का नाम नहीं है। किसी दूसरे धर्म का अनादर करना ये तो अपन मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सरकार का सोच इस प्रकार का बन गया था कि सारे सिलेबस और सारे जो हमारा जो कुछ भी कैरिकुलम था वो सब और सब हमने जो उन पुराना जो हमारा कुछ गौरवपूर्ण इतिहास था उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। और हमने केवल और केवल उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, तुमको काम कैसे मिलेगा, वो सिखाने का प्रयत्न किया। तो उसके कारण से हम अपने जड़ों से जब टूटे तो हमारे में वो जो है ना संस्कार नहीं आ पाया कि जो देश के और समाज के लिए मरना है। अब अगर उस समय जोरावर और फतेह सिंह 9 साल का 8 साल के बच्चे थे, उन पे धर्म पर जो है ना दीवारों में चुन जाना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब कोई न कोई संस्कार थे उनके अंदर अपने जज्बात पे। तो उसके आज की तारीख में हमने सिलेबस में उन सब ऐसे जो शूरवीर लोग थे जिन्होंने कुछ काम किया उनको हमने सिलेबस से ही निकाल दिया। अब राजस्थान में अगर महाराणा प्रताप का ही पाठ नहीं हो
या महाराणा प्रताप ही नहीं पढ़ाया जाएगा या मीरा नहीं पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाया जाएगा तो बच्चा सीखेगा कहाँ से कि हम ये जौहर क्या होता है, ये एक देश के लिए किस तरह से कुर्बानियाँ होती है। तो यहाँ जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी आपने देखा होगा कि जलियांवाला बाग का जो है ना, डायर को मारने के लिए वो केवल और केवल इस उद्देश्य से वहाँ गया इंग्लैंड कि मैं इसको मारूंगा जिसने जलियांवाला निर्दोष लोगों को मारा, और अंततोगत्वा उसने उसको काम को किया। तो ये जो जज्बात आते हैं ना, ये एक तरह से हमारे पाठ्यक्रम की रचना के आधार पे आते हैं और समाज का जो वातावरण बनता है, हमने तो धार्मिक कामों के प्रति इसको सांप्रदायिकता में डाल करके उसको ख़त्म कर दिया। न मुसलमान धर्म सांप्रदायिक होता है, न हिंदू हो, न क्रिश्चियन होता है, हर धर्म में अच्छाई होती है। हमें उससे जो घृणा पैदा करने का जो प्रयास किया, उसके कारण से भी हमें बहुत नुकसान हुआ है। ये जिक्र मोदी जी भी करते हैं। मैं आपसे सीधे ही पूछना चाहता हूँ, जो मैकॉले की थ्योरी थी, क्या ये उसके बीज बीजे हुए हैं जो इंडिया की मतलब जो एक धरोहर थी उससे तोड़ा गया सब चीज़ों को? देखो क्या है कि मैकॉले ने बहुत बुद्धिमानी से भारत के जो अतीत के संस्कार थे और जो हमारा पाठ्यक्रम और जो हमारी शिक्षा थी, उससे उसको हटाने के लिए उसने एक तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो ही नौकरी लगेगी, इस तरह से तैयार होंगे तभी तो हम केवल और केवल व्यवसाय के लिए हमने शिक्षा का उपयोग किया, अपने आप को रोज़गार से जोड़ने के लिए। हमने शिक्षा का उपयोग व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से सोचने का उन्होंने बहुत चतुराई के साथ, मैंने मुग़लों से हम बहुत सालों तक लड़ते रहे लेकिन वो हमको इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए जितना ये जो मैकाला की जो शिक्षा पद्धति जो आई है, उसके कारण से हमारे दिल और दिमाग ही सारे बदल दिए और हमको लगा कि हमारे यहाँ की तो सब चीज़ें बेकार है, ये जो लोग हैं ना यही कोई विशेष प्रकार के हैं। तो हमने उनके पीछे चलना शुरू किया और वो अपने पर्पज़ में हल हो गए। हमको बाबू बनना है, हमको अध्यापक बनना है, हमको सरकारी नौकरी लगना है, हमको रोज़गार लगना है, तो हमको उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो ये जो सोच के कारण से जो है ना, उसके स्वयं के पाठ्यक्रम में, उसमें शिक्षा में सारा का सारा एक तरह से हमने अपने अतीत को और अपनी सारी, अब संस्कृत है ना, संस्कृत जो भाषा है वो एक तरह से आविष्कार की जननी है ना। संस्कृत में जिस प्रकार का भी ज्ञान पड़ा है, चाहे वो आप चरक का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, हमारे पास सब प्रकार का था, लेकिन हमारे उन सारे ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता ही हमें नहीं रहे। इस प्रकार का उन्होंने मानस बदल करके हमारे लोगों को मानसिक दृष्टि से एक तरह से उनका पिटलगू बनाने का प्रयास किया और हम उसको समय पे, और फिर आज़ादी के बाद भी हमने भी वही लाइन पकड़ ली। अगर हम उसके बाद भी अपन उसको ठीक करते तो शायद ठीक हो जाता। तो मैं सोचता हूँ शिक्षा पद्धति के लिए तो पहले कोठारी कमीशन ने भी एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो भी बहुत परफेक्ट डॉक्यूमेंट था। हम डॉक्यूमेंट तो बना लेते हैं लेकिन उसको धरती पे नहीं उतार सकते हैं, उसको उसके अनुसार नहीं चला सकते हैं। और इसके कारण से ये जो नई शिक्षा नीति, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 20 में घोषणा हुई है, उसने वापस हमको अतीत से टच करके भविष्य के विकास के लिए दुनिया को भी ध्यान में रखना, केवल और केवल अपने पुराने को अध्ययन करके ही उसके ऊपर बैठ जाना नहीं है, उससे जुड़े रह करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जैसे मैकॉले के बारे में बात होती है, पंजाब में मैकॉलफ के लेके बात होती है कि जो हिंदू सिख के अंदर पहली दरार पैदा की वो मैकॉलफ की थ्योरी से पैदा हुई पंजाब में। मतलब गोरे थे जो पूरे देश को बांट रहे थे। वो क्या है कि उन्होंने सब तरह से चतुराई करके भारत को कमज़ोर करने के जो तरीके हो सकते थे। हमारे यहाँ मुसलमान कोई आज से नहीं रहता है, बहुत वर्षों से रहता है, गाँव में भी रहता है, पर इतनी कटुताएं नहीं थी। इन्होंने प्रयत्नपूर्वक ये जो हिंदू और मुसलमान करने के लिए, राज को स्थायी करने के लिए दोनों को खड़ा करने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से जातीय भेद कैसे बने और एक पिछड़ा और एक अगला कैसे बने, उसको उन्होंने शुरू से चलाने का प्रयास किया और हम उसको समझ नहीं पाए और लंबे समय तक उसी रास्ते पर चलते रहे। इसके कारण से हमको जो हमें बन जाना चाहता, बने हैं हम, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने सारे जो कुछ भी आज़ादी के बाद विकास की दृष्टि से हमने बहुत कदम अच्छे लिए हैं, देश में और दुनिया में हमारी पहचान बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जितनी तेज़ी से हमको जाना चाहिए था वो उतनी तेज़ी से हम नहीं जा सके, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश के विकास का सबसे कठोरतम रास्ता होता है, सफलतम रास्ता वही होता है। और इसका मतलब ये है कि जो बच्चा तैयार हो रहा है वो कल का भारत तैयार हो रहा है। उसको तैयार करने के लिए जिस प्रकार का मटेरियल उसको चाहिए, जिस प्रकार की खुराक उसके दिल और दिमाग को चाहिए, उसके बारे में हमने ज़्यादा चिंता नहीं की, उसके कारण से।
तो ये जो कहा जाता है कि इंडिया को कॉलोनाइज नहीं किया उन्होंने, इंडियंस के, भारतीयों के माइंड को, दिमाग को भी कॉलोनाइज किया। क्या डीकॉलोनाइजेशन हो सकता है? ये आज चल रहा है कि टॉपिक है कि भाई डीकॉलोनाइजेशन होना चाहिए, माइंड का डीकॉलोनाइजेशन हो। नहीं, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि ये जो अभी पिछले कुछ वर्षों में हमारा जो सिलेबस तैयार हो रहा है, लोकल भाषा को प्रारंभिक शिक्षा का आधार बनाओ, ताकि बच्चे को अपने पूर्वजों को और अपने यहाँ की सारी संस्कृति को समझने का उसका मौका मिले, और जो भाषा वो घर में रोज़ उपयोग करता है उससे उसकी सीख भी एकदम जल्दी पकड़ में आती है और उसको आसानी सीख जाता है। लेकिन हमने लोकल भाषा को भाषा ही नहीं समझा, हमने तो अंग्रेजियत को डाली कि जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलेगा वही अच्छा आदमी माना जाएगा, चाहे वो कितना ही विद्वान हो या मत हो। तो हमने व्यक्ति की नापतोल जो है ना वो अंग्रेज़ी बोलने के आधार पर अपने आप को तय किया, और उन्होंने जितने भी प्रशासनिक एजुकेशन थी या पद थे या आईएएस आईपीएस बनाना था, वही बन सकते थे जिनको अंग्रेज़ी अच्छी आती थी। बाकी भले हम कितने अच्छे विद्वान हों, लेकिन चूंकि हमको अंग्रेज़ी अच्छी नहीं आती, इसके कारण से हम पिछड़ गए। तो हर आदमी के मन में रहा कि बिना अंग्रेज़ी के गुजारा नहीं चलेगा। तो और अंग्रेज़ी के कारण से क्या है कि हमने अपना इतिहास सब छोड़ करके उनके इतिहास को पढ़ करके, है ना, वही महान है, उन्होंने ही ऐसा किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसके कारण से मानसिक जो है ना हमारी कमज़ोरी पैदा हो। सर, एक ये है कि एजुकेशन जो ख़ास तौर पर, क्योंकि ये बन गया था, है ना, वही जो आप कहते हो गुलाम मानसिकता, हमारी साइंस की एजुकेशन, हमारी इंजीनियरिंग, हमारी लोकल भाषाओं में क्यों ना हो, पंजाबी में वो क्यों ना हो, वो राजस्थानी में, हरियाणवी में, जो भी, तमिल में। तो ये जो बड़ी लैंग्वेज, जो जैसे मान लीजिए मेडिकल की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, वो सारी इंग्लिश में होती है। इसका सिलेबस तैयार हो सकता है? हमारे पास पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं हैं, और हमारा पढ़ाने वाला भी उसी भाषा में पढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चे को उसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक तरह से अंग्रेज़ों ने बहुत समझदारी के साथ जितना भी तैयारी कराई है, वो उन्होंने अपने लाभ के लिए और अपने राज्य को पक्का चलाने के लिए उनको जिन आदमियों की आवश्यकता थी उनको तैयार करने का काम किया। और हम आज़ाद होने के बाद हमको तुरंत सोचना चाहिए था कि हम किस तरह से अपने बच्चों को खड़ा करें, तो वो हम उसमें बहुत डिले कर गए। सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, क्या ये कारण भी था कि नेहरू पर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न प्रभाव था, नेहरू वेस्ट में पढ़े थे? देखो, ये कुछ तो असर रहता है, पर नेहरू जी भी गांधी जी के शिष्य थे, और गांधी जी बिल्कुल इस देश की धरती के वातावरण के अनुसार हर बात कहते थे। लेकिन देश की आंदोलन में, देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का काम किया, और उनके ऊपर जिस प्रकार का जो वेस्टर्न कल्चर का जो पढ़ाई से लेकर के उनकी जो कुछ भी योग्यता बनी वो उसके अनुसार थी, उनका परिवार का स्टेटस भी उसी तरह से था। उन्होंने सामान्य भारत की जो आदमी हैं उनको देखने का अवसर कम मिला, तो उसके कारण से उनका सोच ये बना कि दुनिया जो अगर तरक्की कर रही है तो इस दिशा में जाएंगे तो ही तरक्की होगी। ये सोच करके उन्होंने उस दिशा में बढ़ाया, और नेहरू जी का अपना कद था। नेहरू जी के बारे में एक तरह से माना जाता था, और गांधी जी के सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई व्यक्ति था तो वो नेहरू जी था, है ना। लोगों ने सरदार पटेल को उस समय ही कहा था प्रधानमंत्री, लेकिन गांधी जी के कारण से नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति था जो देश की सोच के आधार पर अपना, लेकिन उनका कांग्रेस के अध्यक्ष से चुनाव से लेकर टकराव हो गया। तो एक तरह से जो इस धरती की विचारों को अपना विचार समझते थे, उन लोगों को एक तरह से कमज़ोर कर दिया, और उन लोगों को बढ़ाया जो वास्तव में उस पाश्चात्य संस्कृति के संस्कारों के साथ भारत के आंदोलन में भी लग रहे थे। तो उसके कारण से जो है ना हमारे देश का जो निर्माण जहाँ से शुरू होना चाहिए था वहाँ से होने में विलम्ब हो गया। आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नेहरू की जगह पटेल साहब या सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत की तकदीर और तरह की होती? देखो, निश्चित रूप से, क्योंकि सुभाष बोस तो बहुत पहले से एक तरह से चले गए थे, लेकिन अगर इस देश को किसी ने बचाया और आज भारत जिस स्थिति में है, वो अगर देशी रियासतों को मिलाकर के भारत का ये निर्माण नहीं करते तो भारत टुकड़े टुकड़ों में बंट जाता। क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई के साथ सबको आज़ादी दे के गए थे कि तुम चाहो तो भारत में रहो, तुम चाहो तो पाकिस्तान में, चाहो तुम चाहो स्वतंत्र रहो। तो जिसके पास राजघाट होता है
वो अपना अधिकार थोड़ी छोड़ना चाहता है। लेकिन सरदार पटेल ने उनको देश प्रेम भी जगाया, जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ ताकत भी दिखाई। जिस प्रकार से भी उनको श्रम दाम दंड भेद से इन सारी देशी रियासतों को एक करना, जिससे कारण से एक भारत का स्वरूप बना। नहीं तो भारत इतने टुकड़ों में बढ़ जाता कि आगे जाकर के वही भारत फिर से अंग्रेज़ों के चक्कर में फंसता, और अंग्रेज़ों ने चाल से ही भारत को आज़ादी देनी पड़ी, क्योंकि आंदोलन इस प्रकार के खड़े हो गए थे। तो एक तो 2 राज्य बना दे, हिंदू और पाकिस्तान को बना करके हमेशा से एक जहर का बीज बो दिया। फिर बचा कुचा था तो वो जो है ना अलग अलग तरह के लोगों को आपस में एक दूसरे के दुश्मन बना के खड़े कर दिए, जिसके कारण से भी हमको काफ़ी समय लग गया। सर, पंजाब आप घूमते हैं जब, पंजाब अग्रेरियन स्टेट है, एग्रीकल्चर यहाँ का बेस है, इवन कि राजस्थान भी बहुत एग्रीकल्चर होती है। आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर के डिवर्सिफिकेशन की बात बहुत लंबे समय से होती है पंजाब में, कि अगर एग्रीकल्चर डिवर्सिफाई हो जाए, यानी जो धान और गेहूं के से हम निकल जाएं, तो तकदीर और हो सकती है पंजाब की। ये हो सकता है? आप तो घूमते हैं पंजाब, कैसे हो सकता है अगर हो सकता है? देखो, तो निश्चित रूप से ज़मीन तो जो हमारे पास है वही है। ज़मीन पर जो पॉपुलेशन का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है और देश और दुनिया की तरक्की जिस तरह से हो रही है, जिस ज़मीन से हम अभी 1000 रुपया कमा सकते हैं, उस ज़मीन से 10 लाख कैसे कमाएं, उसके कारण से हमको खेती के पैटर्न को भी उसी के अनुसार उसको वेल करना पड़ेगा। लेकिन वो हम इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे ये था कि भाई हमारा जो है ना अनाज जितना चाहिए वो पैदा हो गया। तो मैं सोचता हूँ समय के अनुसार एग्रीकल्चर में भी हमको चेंजेज करना पड़ेगा, और ये जो पानी का इतना अधिक उपयोग हम करते हैं उसको हमें खेती के पैटर्न में स्प्रिंकलर पे लाना पड़ेगा, ड्रिप पे लाना पड़ेगा, और तरीके से लाना पड़ेगा, फ्रूट के आधार पर बाकी कुछ चीज़ें पैदा करके जिसको दुनिया में भेज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मनमानस बनाने के लिए हमको जनता को तैयार करना चाहिए, ताकि हम इसी ज़मीन से इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यहाँ के किसान की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर, आपने बहुत सारी बात की कि देश ने कैसे स्ट्रगल की। मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। आप सुना है आप भी बहुत स्ट्रगल में रहे, जब आपके पास कोई ना कोई जॉब थी ना कोई स्ट्रगल थी, पढ़ाई भी, आप बहुत ही मतलब संघर्ष वाली लाइफ थी आपकी। देखो, मैं बहुत सामान्य परिवार में पैदा हूँ। मेरे पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे और हम 6 भाई बहन थे। रहने का एक ही मकान था। जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक दूसरा कमरा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में रह कर के पढ़े, और जब मैं उदयपुर पढ़ने के लिए आ गया तो मैं पढ़ा, लेकिन मेरा क्या है कि संघ के साथ 61 में जुड़ाव हो गया, और उसके कारण से मैं संघ की शाखा में भी जाने लगा। मुझे लगा कि यहाँ के लोगों के जो जीवन है और संस्कार हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोगों की संगत में मैं आया हूँ, उसके कारण से मेरे को, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं पहले ही साल संघ में गया और पहले ही साल फेल हो गया। तो मेरे घर वालों ने बिल्कुल राशन पानी सब बेचना बंद कर दिया कि नहीं, तू फालतू काम में लग गया, नौकरी करो, अब तुम पढ़ गया। तो मैंने लोगों से संपर्क, मैंने कहा यार कई लोग ऐसे मेहनत करके भी तो पढ़ रहे हैं, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो मैंने काम और पढ़ाई दोनों साथ साथ करना शुरू किया। तो मैंने एक तरह से फर्स्ट ईयर से लेकर के अप टू LLB तक मैंने अपने स्वयं के बूते पर ही नौकरी और पढ़ाई की है। जब परिवार शादी हो गई, भाई भी साथ रहते थे, पिताजी रिटायर्ड हो गए, तो मुझे काम के अलावा भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था रात को जा कर के भी, ताकि कुछ पैसा उससे भी मिले। तो मैं एक तरह से सवेरे 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक संघ और सब कामों में लग कर के मैंने पढ़ाई को जारी रखी। फिर मैंने जहाँ पहली नौकरी की वो प्राइवेट एक तरह से विद्यापीठ था, तो वहाँ मेरा उनके बीच में संघर्ष व्यक्तिगत नहीं था। व्यक्तिगत कटाई, तुम आदमी बहुत अच्छे हो, पर यार ये तुम शाखा वाखा जाते हो तो हमको कांग्रेस सरकार के कारण से हमारी संस्था को बहुत नुकसान होता है, हमको तकलीफ़ होती है, तो तुम यार इसको किसी तरह से छोड़ दो। हम तुम्हारे काम से संतुष्ट है, तुम्हारे काम से नहीं, पर हमारे दोनों नहीं बेटा। मैंने कहा यार जितने चलाओ उतने चलाना, मेरे तो इसके बाद कंप्रोमाइज़ करूँगा नहीं। तो मेरे को 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि भाई या तो शाखा चलाओ या हमारे यहाँ आप नौकरी करो। मैंने कहा हम शाखा चलाएँगे, नौकरी को और ढूंढ लेंगे। तो एक तरह से एक
व्याख्याता की नौकरी छोड़ करके एक प्राइवेट स्कूल में 3rd ग्रेड का मास्टर बन करके भी मैंने अपने जीवन को, पर मैंने अपने विचारों को नहीं बदला। मेरी उस पर दृढ़ता रही थी कि जो ईश्वर करेगा, तो कई बार क्या है कि ईश्वर कभी कोई नुकसान देता है तो फिर उसकी भरपाई भी कहीं न कहीं से करता है। तो इमरजेंसी के कारण से मैं जेल में चला गया। जेल के कारण से जब निकला तो मैं अच्छा कार्यकर्ता तो पहले से ही था, तो मुझे जो है ना एक तरह से टिकट ऊपर से पड़ा 77 में, उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा और उसमें हवा में मैं जीत भी गया। तो उसके बाद मैंने अपने परिश्रम से अपनी जनता को अपने साथ जोड़ लिया, तो मेरे को हर चुनाव में बहुत आसानी से पैसा भी वही जनता देती थी और वोट भी वही जनता देती थी। तो मैं लगातार, ये 49 साल मुझे हो रहे पूरे, तो मैं लगातार चलता रहा इसमें। तो उसका कारण यह है कि मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत थी वो आज भी वैसी ही बनी हुई है। मैं आज भी अपने आप को ऐसा ही मानता हूँ कि मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले कभी था। मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं कोई गृह मंत्री बन गया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया, ऐसा मेरे दिमाग में आया नहीं। तो ये संस्कारों के कारण से हुआ। तो मैं इसमें बहुत आनंद महसूस करता हूँ और मैं अपने ज़िंदगी को हर काम में जहाँ मेरे से जितना हो सकता है, मैं उस जनता के लिए, जिस जनता ने मुझे योग्य बनाया, उसके लिए काम करना मेरा कर्तव्य है, मेरा एहसान नहीं। अगर आपकी लाइफ में आरएसएस या संघ ना आता तो जीवन ऐसा ना होता? निश्चित रूप से मैं इसमें कह सकता हूँ कि मेरे जीवन के संस्कारों के बारे में, कि मुझे कहीं भी किसी भी दृष्टि से कभी डर नहीं लगता है कि यहाँ क्या होगा, क्योंकि मुझे उन ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला जो अपनी गोल्ड मेडल इंजीनियरिंग में करने के बाद एक जोला संघ का प्रचारक का लटका करके निकल गया घर से, सब प्रकार के सुख सुविधाओं को छोड़कर, परिवार के सुख। तो ऐसे लोगों को देख करके लगता था कि जब व्यक्ति देश के लिए और समाज के लिए अपने आप को इतना समर्पित कर सकते हैं, तो यार हम भी कुछ तो कर ही सकते हैं। तो हमने करते गए। तो कुछ ईश्वर के भी योग था और कुछ हमारे भाग्य की भी बात थी किसी कारण से। तो हमने ऐसे अच्छे लोगों, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति की दोस्त की जो ग्रुप है वो कैसा है, वैसा वो बच्चा होगा, वैसा वो व्यक्ति होगा। अगर आप जिनके साथ रहते हो उनको 10 को अगर पहचानने की कोशिश करें तो आपको भी पहचान लेंगे कि ये किस प्रकार का व्यक्ति होगा। तो यहाँ जो है ना जीवन का मेरा मोड़ सबसे बड़ा ये था कि मैं प्रारंभ से, जब मेरी बिल्कुल तरुणाई थी, मैं 18-19 साल का था, तो मैं संघ के संपर्क में आया था। मेरे जीवन में कोई दुर्गुण नहीं आ पाया। तो उसके कारण से मैंने मेहनत करना और परिश्रम करना भी उसके साथ स्वीकार किया और हर परिस्थिति में एक तरह से उसका मुकाबला करना ये स्वभाव में पड़ गया था। हार नहीं मानना किसी बात से भी, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, चाहे कितनी भी चाहिए। क्या संघ का ही मतलब असर था कि आपको जब लगा आप अपना घर दान में दे दिया आपने? वो तो मैं नहीं, बहुत सालों के बाद मेरा गांव में एक मंदिर की जो है ना वो प्रतिष्ठा हो रही थी। एक संत वहाँ आए थे, तो उन्होंने सारा मंदिर बनाया। तो मैंने सोचा यहाँ हम परिवार कोई रहते तो है नहीं यहाँ, हम सब भाई बाहर हैं, नौकरियाँ करते हैं, इधर उधर चले गए। अब ये प्रॉपर्टी पड़ी है, इस प्रॉपर्टी को अच्छा है कि इस पुण्य काम के लिए इसी मंदिर को ही इनको सुपुर्द कर दें, ताकि यहाँ धर्म का ज्ञान होता रहेगा, यहाँ अच्छे काम होते रहेंगे, मेरे इस प्रॉपर्टी का भी अच्छा उपयोग हो जाएगा और गांव में एक तरह से एक स्थान बन जाएगा साधु संतों को ठहरने से लेकर के उनकी क्रियाओं के लिए। तो इसलिए दे दिया। क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में तो परसेप्शन आजकल ये है ना कि पॉलिटिशियन तो कहता है आते हो क्या लेके आओगे, जाते हो क्या दे के जाओगे। आपने अपना घर दान दे दिया। देखो हम कोई बहुत बड़ा घर नहीं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मन की ये भावना थी कि गांव के, जिस गांव ने हमको इतना योग्य बना करके यहाँ से निकाला है, उस गांव के लिए, समाज के लिए अगर हमारा ये छोटा सा घर भी उपयोगी हो सकता है तो उसको देना चाहिए। इसका ऋण तो इसी गांव का है जहाँ से हम खड़े हुए और बड़े हुए हैं, तो इसलिए दे दिया। सर, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर पीएम मोदी भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे पता चला आपके तो घर में है ना लक्ष्मी ही बेटियां थी। 5 बेटियां आपकी, सबकी शादी हुई, बढ़िया सब सेटल हुई, पढ़ी। तो ये बताइए कि बेटियां कैसी ताकत होती हैं बंदे की? देखो मेरी इतने वर्षों की ज़िंदगी मैंने अनुभव किया है कि बच्चा शायद आपका इतना ख्याल नहीं रखेगा माँ बाप का जितना बच्चियाँ रखती है, चाहे वो कितनी दूर चली जाए। वो आपकी पीड़ा समझ के एक फ़ोन जाता है तो वो तुरंत वहाँ से चल देती है। बच्चा तो और भी 4 बार पूछेगा कि कैसी तबीयत है, क्या नहीं है। तो एक स्वभाव होता है। बेटी का क्या है कि अपने माता पिता के प्रति भी उतना ही प्रेम होता है और उसके कारण से हमको कभी लगा नहीं कि हमको लड़का नहीं है तो क्या होगा,
नहीं तो जो ईश्वर ने दी है, और क्या पता उन बच्चों की भाग्य के कारण से हम इस दिशा में यहाँ तक आ गए, क्योंकि हमारे सही साथी कई थे, हम जैसे ही योग्य थे, हमारे जैसे ही समर्पण था, लेकिन सबके भाग्य में यह नहीं लिखा था। पता नहीं क्या उन मेरी बेटियों के भाग्य के कारण से भी मेरा भाग्य लिखा हो, उसके कारण से मैंने उसको दिया बहुत। सर, दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? एक गवर्नर हाउस में आप रहते हैं, अध्यात्म से कितना जुड़े हैं, क्या दिनचर्या होती है आप जब सुबह से लेकर शाम मैं तक? सामान्य से, जैसे मैंने कहा ना, 61 से मैं संघ से जुड़ गया, तो सामान्यतः 61 से मेरा सवेरे जल्दी उठने का एक अभ्यास रहा, और संघ के कारण से शादी करने का तभी से एक अभ्यास था, खेलना, दंड चलाना, बाकी चीज़ें, तो एक तरह से शरीर के प्रति शुरू से ख्याल रहा। फिर राजनीति में आने के बाद भी मैं तब से लेकर के 50 साल से सवेरे 3-4 किलोमीटर चलता ही हूँ, और अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करता हूँ, जिसके कारण से शरीर भी ठीक तरह से संभला रहे है। और फिर क्या है कि जेएनई होने के कारण से हमारा डाइट क्या खाना और क्या नहीं खाना, इस पर भी हम लोगों का, हमारा परिवार के संस्कार है कि बहुत सात्विक। हमारा कहना यह है कि जैसा खाता है अन्न वैसा होता है आदमी का मन, जैसा पीता है पानी वैसी होगी उसकी वाणी, जैसा करेगा आचार वैसा होगा उसका विचार। ये जो कुछ हमको अपने साधु संतों से सुनने को मिलता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा अपने अंदर डालने का प्रयास किया, उसके कारण से स्वस्थ है। 81 ईयर्स की एज है, लेकिन फिर भी आराम से 12-13 घंटे काम कर लेते हैं, कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि बहुत ज़्यादा थक गए। सर, जैन समाज है ना, जो मैं देखता हूँ वो बहुत फोकस्ड रहता है नौकरियों और बिजनेस को लेकर, राजनीति में जहाँ कहीं और। मैं तो बहुत कम लोग जानता हूँ जैन समाज के जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, या कोई जैसे ओशो जैन समाज से थे, मुझे तो बाद में पता चला ना, तो बहुत कम मतलब उस तरह का माहौल कैसे बना घर में? मैं इसलिए बोलता हूँ कि जैन समाज तो बिल्कुल ही मतलब अपनी एक तरह की क्लोज कम्युनिटी है। निश्चित रूप से मैं तो क्या थी, छोटी मोटी नौकरी में अपना परिवार चलाता था, संघ के संस्कार थे, और चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद का उस एरिया का काम देखता था और लीडर के रूप में भी दिखता था, तो उसके कारण से जेल में मेरे को तुरंत पहले दिन ही ना, जून को 25-26 जून को लगी थी इमरजेंसी, उसके साथ ही मेरा गिरफ्तारी वारंट था। मैं 2-1 महीने तक तो चुप करके काम करता रहा, लेकिन आखिर पकड़ा गया तो जेल चला गया। और जेल से निकलने के बाद संघ के लोग मुझे जानते थे, मेरे काम को जानते थे, तो मैं सोचता हूँ ये जो 77 में मुझे विधायक का जो टिकट, क्योंकि सरकार बदल गई थी लोकसभा में, तो एक तरह से वातावरण जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ था। जयप्रकाश नारायण का दौर था। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि सारी जनता एक तरह से हमारे साथ थी। तो पहला चुनाव तो मैं एक तरह से गिफ्ट में ही जीत गया। उसके बाद मैंने अपने काम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और ईमानदारी से काम किया, और जनता के सुख दुख में, चाहे रात को कोई 2 बजे भी कोई फ़ोन आ जाता, भाई ये एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुँचे, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ तक हॉस्पिटल पहुँच जाता। तो मैं हर का आदमी को, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, जो मेरे पास आया है और जिसका काम मुझे जुनैन लगा, मैंने राजनीति में जीतने के बाद भी कांग्रेस बीजेपी नहीं की, जो भी काम मुझे अच्छा लगा उसको मैंने ईमानदारी से उसकी मदद की, न ये सोच करके ये मुझे वोट देगा कि नहीं देगा या क्या करेगा, जो उसकी इच्छा वो करेगा, मेरा जो कर्म है वो मुझे करना चाहिए। तो मेरे यहाँ कभी कोई मुसलमान भी आया होगा, जब मैं संघ का कट्टर था, मुझे जानते थे ये नेकरिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो मुझे यहाँ आया और कोई काम मुझे सही लगा, तो एज ए होम मिनिस्टर भी मैंने राजस्थान को, कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया। ये पता नहीं मेरे संस्कारों में पड़ गया, तो उसके कारण से मैं सारे के बीच में बहुत आनंद से भी रहता हूँ, और सब लोगों की जो मदद मुझसे हो सकती करता हूँ। जयप्रकाश नारायण से आपके अच्छे मेरे रिश्ते थे? व्यक्तिगत संबंध नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जब विद्यार्थी का भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार गुजरात वालों ने शुरू किया, फिर उसके बाद बिहार में गया, तो उस समय हम भी उसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और सारे विद्यार्थी जीवन में उस समय ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस आंदोलन को उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके खिलाफ। तो हम भी वहाँ अपने उदयपुर में इसी प्रकार के काम से जुड़े हुए थे। तो उसमें से ही फिर जेल गए, जेल में से निकल करके हमको गिफ्ट में टिकट मिल गया 77 में जनता पार्टी का, तो उसके कारण से हम इलेक्शन जीत करके चले गए, और उसके बाद फिर हमने अपनी व्यवहार और अपने काम के आधार पर जनता को दिल जीतने का प्रयास किया, इसलिए लंबे समय तक चलते रहे। जयप्रकाश नारायण जी की डेथ को लेकर सर बहुत, वो पीजीआई में भी आपको पता ही है, लास्ट डे है ना,
उसमें बहुत शंके खड़े होते हैं, कुछ किताबें भी लिखी वो हैं उस क्या पर। है कि जिस प्रकार से वो जेल में रहे और जिस प्रकार की उनको पीड़ाएं हुई थी, उसके कारण से उनका शरीर तो बिल्कुल ऐसा हो गया था। लेकिन उस व्यक्ति के कारण से कम उसने देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने के लिए एक वो आदर्श मॉडल बन कर के आया था। और जो हमको गालियां देता था, जो हमारी विचारधारा से बिल्कुल एंटी था, संघ को एक तरह से वो कभी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उसे लगा गुजरात और सब आंदोलन के बाद कि नहीं यार ये लोग कुछ विशेष प्रकार के हैं, कम से कम ये देश के लिए काम करते हैं, तो फिर अडवाणी जी का न उनका न हमारे जो न एक था सबका संबंध उनसे आया। और उस समय हमारे नानाजी देशमुख थे, वो उनके बहुत नज़दीक संबंध थे उस आंदोलन में। तो उसके कारण से उन्होंने नानाजी का जीवन देख करके लगा कि यार ये व्यक्ति वास्तव में ये देश के लिए काम करते हैं, अपना घर परिवार सब छोड़ करके, और इतना अच्छा पढ़ा लिखा होने के बाद भी सारा जीवन संघ को दे करके आया है। तो एक तरह से उनका भी संघ के प्रति और संघ के वर्कर के प्रति बड़ा सम्मान पैदा हुआ, और हमने भी उनको उसी आदर्श के रूप में कहा। जबकि पहले वैचारिक दृष्टि से वो जैसे सर्वोदयी थे, तो वो सर्वोदयी हमको संघ को अच्छा मानते नहीं थे, बोलते भी थे, मंच के ऊपर भी बोलते थे, लेकिन उन्होंने व्यक्ति और व्यक्ति को समर्पण को देखा कि भाई ये लोग जो है ना केवल अपने लिए काम नहीं करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। तो एक उनका संबल मिला, और उनको कहा भी था कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो ये कर रहे हैं वो मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, और मेरा इनसे अब मेरा मानसिक एक तरह से इनके साथ संबंध है। सर, तब से लेके अब तक मेरा लास्ट सवाल है जी, राजनीति में बहुत बदलाव आ गया है। एक दौर था, राममनोहर लोहिया हार गए, नेहरू ने कहा कि उनको जिताकर पार्लियामेंट में लेके आओ, मतलब टॉलरेंस बहुत थी राजनीति में। अभी हम देखते हैं कि राजनीति का पूरा चेहरा मोहरा बदल गया, बहुत ही पर्सनल, बहुत ही निचले लेवल पर बिलो दी बेल्ट आ गई है। ये बात सच है। जो आप वाला दौर था, हाँ, बहुत रिच दौर मैंने था। जब देखा था, हम लोग भैरव सिंह जी और मुख्यमंत्री राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में इतना हॉट डिस्कशन होता था, और कई आरोप उनके ऊपर लगाते थे, सोना कांड, सादड़ी का, ये वो सब कुछ। मतलब उस गर्मा गर्मी से ऐसा लगता था कि अब ये तो है ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से बोलेंगे नहीं। पर पता नहीं क्या उस विशेषता थी दोनों की कि वहाँ से जैसे ही भाषण ख़त्म करके जाते तो दोनों एक साथ बैठ करके चाय पीते नजर आते। तो जो नए लोग आते थे उनको लगता था यार कि ये अपने अपने बातों को, सिद्धांतों लड़ना तो ठीक है, व्यक्तिगत ये जो है ना आपस में विमर्श नहीं हो। तो उन लोगों ने ये जो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पुराने लीडर्स ने ये जो आपसी संबंधों को कायम किया था वो वास्तव होता। वो धीरे धीरे क्या हुआ कि राजनीतिक कटुता में आती गई, राजनीति पैसे की तरफ से मुड़ गई, व्यक्ति के गुणों के बजाय उसकी संपत्ति को आंकने लग गए, और उसके कारण से एक तरह से राजनीति जो है ना एक वैमनस्यता में बदल करके आज कोई किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करता नहीं है। अपना स्वार्थ उसको जहाँ पूरा हो वो उसके लिए अच्छा है, चाहे वो आदमी अच्छा हो या ना हो। तो और हम लोग भी आजकल सम्मान करते हैं ना, तो उसके गुणों का सम्मान नहीं करते, हम उसकी प्रॉपर्टी का सम्मान करते हैं, और उसके कारण से स्वाभाविक रूप से वातावरण बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हम अपने विचारधाराओं के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उसको कटुता में लाना ये किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है। जी जी सर, लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं हमारे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जिस काम के लिए लगाऊँ, ये जनता के द्वारा दिया हुआ मुझे स्थान है। मेरा धर्म बनता है कि मैं उस जनता के लिए जितना अधिक से अधिक उनका सहयोग और साथ कर सकूँ, उनकी समस्याओं को कम कर सकूँ, बिना राजनीतिक विचारधारा के, बिना किसी पार्टीबाजी के। देश और समाज ये हमारा प्रमुख है। देश रहेगा तो पार्टियां रहेगी, अगर देश नहीं रहेगा तो पार्टियां भी कुछ नहीं रह सकती। तो इसलिए मैं सोचता हूँ जो संस्कार मुझे बचपन में मिले हैं, है ना, एक तरह से देश देता है हमको सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये कुछ लाइनें ऐसे बचपन में गाई थी, तो उसके कारण से लगता है कि ये समाज ही हमको दे करके यहाँ जिस कॉलेज में पढ़ के आया, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो जनता के द्वारा चलाई गई थी, हमारे घर की नहीं थी। तो जब वो हमको योग्य बनाने का काम इतना कर सकते हैं तो हम भी उसको रिटर्न में कुछ तो दे ही सकते हैं, तो देते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यादवेंद्र जी, धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕੌਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਚਮਕੇਗਾ।